आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल और उसका परिवार। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आकाशगंगा, और ये प्रस्तुति है सीजीपीएससी ई ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल, जिसमें सूर्य एवं उसका परिवार हम पढ़ेंगे। मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि आकाशगंगा और नक्षत्र के बारे में। तो हमारी आकाशगंगा कौन सी? मिल्की वे या दुग्धमेखला या फिर दुधियापथ या एरावत पर। ठीक है, तो आकाशगंगा की दो भुजाएं हैं। जब हम देखेंगे उसका चित्र तो इस तरीके से उसका केंद्र होता है और उसकी एक भुजा रहती है और उसकी दूसरी भुजा भी है। ठीक, तो जो सूर्य है आपका, ये इसे इस तरीके से देख सकते हैं हम। उसकी दूसरी भुजा इस तरीके से रहेगी। ठीक, तो ये जो दूसरी भुजा है इसे कहते हैं ओरियन आर्म्स। क्या कहते हैं इसे? ओरियन आर्म। तो हमारा जो सौरमंडल है वो ओरियन आर्म में है। ठीक है, तो सन के बारे में पहली कोपर्निकस ने बता दिया गणितीय आधार पे कि सन क्या है, सेंटर में है और उसके चारों ओर क्या हो रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हमने पढ़ा कि जो ओरियन आर्म्स है, आकाशगंगा की एक भुजा है, उसमें सौरमंडल स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, हम देखेंगे कि जो सूर्य की आकाशगंगा मिल्की वे है, उसकी जो केंद्र है उसकी सूर्य से दूरी कितनी है? 25,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक, ये मैंने बताया आपको, एक केंद्र है आकाशगंगा का, इसकी जो सन से दूरी है वो कितनी है आपकी? 25,000 प्रकाश वर्ष। ठीक, इसका व्यास अगर हम देखें तो सूर्य का व्यास है पृथ्वी से 109 गुना। इसका मतलब ये है कि सूर्य के अंदर 109 पृथ्वी समा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुना है। ठीक, अगर हम सौरमंडल उसके परिवार में देखें उसके क्रम को, तो ये समझ में आता है कि सूर्य पहले है, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर धूमकेतु, उल्काएं एवं उल्काश्म। ठीक, यानी सन, सैटेलाइट, आपका एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। ठीक, इस लाइन से हम पढ़ेंगे। पहले हम सूर्य के बारे में कुछ बातें जान लें कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, उसके साथ ही 26.5% जो है हीलियम है। मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोजन में क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, फ्यूजन होता है, उससे क्या होता है, हीलियम प्लस एनर्जी का उत्सर्जन होता है। ये जो एनर्जी है यही इसके ऊर्जा निर्माण का कारण है, अर्थात नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य क्या हो रहा है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, प्रकाश तत्व के रूप में। ठीक, जो सूर्य की बाहरी सतह है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, इसका तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। वैसे अगर बात करें हम अगर अंदर कोर की या आंतरिक सतह की, तो वो करोड़ डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो केंद्र है आकाशगंगा का, उसके चक्कर लगाने में जो सूर्य है 25 करोड़ वर्ष लगाता है। इसी 25 करोड़ को हम एक कॉस्मिक ईयर या एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक, ये सब बात हो गई सूर्य की। एक कॉन्सेप्ट आता है सौर धब्बे, या जिसे कहते हैं सोलर स्पॉट। तो सोलर स्पॉट क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सोलर स्पॉट, ठीक है, इसे हिंदी में सौर धब्बे कहते हैं। वैसे तो कोई सैटेलाइट सूर्य के पास जाके उसका अध्ययन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका ताप अधिक रहता है और उसे हानि भी हो सकती है। फिर भी नासा ने कई प्रयास किए हैं सूर्य के बारे में जानने से, और उसमें पता चला कि जो सूर्य की सतह है, ये अंदर कोर है। ठीक, सूर्य की जो सतह है जब उसको देखा गया सूक्ष्म रूप से, तो पता किया गया कि उसकी सतह पर काले काले से बारीक से धब्बे हैं। उसकी सतह पर यानी चारों ओर प्रकाश है, एक आग का गोला है सूर्य, तो जो ऊर्जा का निर्माण निरंतर कर रहा है हाइड्रोजन के संलयन से, परंतु उसके तापक्रम में उसकी जो सतह है उस पर कम तापमान के क्षेत्र है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सोलर स्पॉट्स। ठीक, इनका लगभग तापमान ऐसा माना है साइंटिस्ट लोग ने 2,500 डिग्री सेल्सियस से 3,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसका ये तापमान अचानक से 11 वर्ष में, प्रत्येक 11 वर्ष में इनकी संख्या क्या होती है, अचानक से बढ़ जाती है। और इसका प्रभाव यह देखा गया है, जो सैटेलाइट्स हैं और जो रेडियो टेलीकास्ट है उसमें इसका प्रभाव पड़ता है। इस पे साइंटिस्ट लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं लगातार। अब
आने वाले दिनों में शायद कोई रहस्य इसका सुलझ जाए। तो ये सोलर स्पॉट्स होते हैं। जैसे कि कल टीवी में दिखा रहा था, कल की न्यूज है कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा लिया गया है। एक ऊंची लहरें उठती हैं, जो कि एयर बम गिरता है, उससे ऊंची लहरें उठती है और बड़े बड़े जहाज को अपने अंदर समा लेता है। उसी प्रकार होप सो ये भी सोलर स्पॉट्स क्या होते हैं सुलझ जाए। क्षेत्रफल का नियम क्या बोलता है कि जो सूर्य है, जिसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जब वह सूर्य के पास होते हैं, ठीक, जब वह सूर्य के पास होते हैं, ठीक, तो ये कौन सी स्थिति कहलाती है? उपसौर की स्थिति कहलाती है। और ये जब दूर होते हैं तो ये स्थिति कौन सी कहलाती है? अपसौर की स्थिति। तो क्षेत्रफल के नियम के अनुसार जब ग्रह सूर्य के पास होते हैं तो उसका कक्षीय वेग बढ़ जाता है, अर्थात ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वहीं अगर जब सूर्य अपसौर की स्थिति में है या दूर है सूर्य से, तो उसका कक्षीय वेग क्या हो जाता है? यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? लेस हो जाती है। ठीक, इससे क्या समझ रहे हैं आप? अच्छा, उपसौर को इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेलियन और अपसौर को कहते हैं एफेलियन। ठीक, तो इससे क्या होता है कि अगर एक माह का हम पीरियड लें तो जो ग्रह है जो सूर्य के पास में है वो एक माह में अधिक दूरी तय करेगा, क्योंकि उसका कक्षीय वेग सर्वाधिक होता है उस समय। और जब दूर होता है और अब हम एक महीने का पीरियड की बात करें तो वो बहुत ही कम क्षेत्र को, यानी कम क्षेत्र में गति कर पाता है। इससे क्या निकल रहा है आशय कि जब सूर्य के पास रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको तो गर्मी पड़ना चाहिए, पर गर्मी नहीं पड़ती, उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि कक्षीय वेग अगर सर्वाधिक है तो पृथ्वी के यूनिट प्लेस एरिया में पड़ने वाला प्रकाश का जो ताप है वो निरंतर तौर या फिर ज्यादा समय तक नहीं पड़ पाएगा। और वहीं पर ये सूर्य की दूर होने की स्थिति के कारण इसका जो कक्षीय वेग धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कक्षीय वेग कम होने के कारण, जिससे इसके पर यूनिट प्लेस एरिया में, ठीक है, अगर हम इतने एरिया की बात करें, ठीक, तो यहां पर क्या होगा? प्रकाश का जो तप है वो ज्यादा देर तक पड़ेगा, जिससे गर्मी पैदा होगी। ठीक, तो आप जनरली जब पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि जब उपसौर की स्थिति होती है तो ये क्या होता है? यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है और अपसौर की स्थिति में यहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं, हमने ग्रह के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब देखते हैं हम उसका बुध के बारे में। पहला बुध। ठीक, यहाँ पे क्रम में एक मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर ग्रह आएंगे और ग्रह के जो उपग्रह होते हैं, ठीक, प्लेनेट, then satellites, then asteroids, then comets, then meteors and meteorites. Okay, fine. अब पढ़ते हैं बुध के बारे में। ठीक, तो बुध के बारे में उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जनरली आएगा कि बुध, तो आप सब देखते हैं कि सबसे निकट का तारा है सूर्य से। ठीक, सूर्य से निकटतम है, यानी बहुत पास में है। ठीक,
दूसरा पॉइंट हो गया आपका बुध में सबसे छोटा है, ये ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज बस इसकी ये है कि इसमें वायुमंडल नहीं होता। तो वायुमंडल के न होने से क्या होता है कि जो उल्का है, जो मिटियोर्स है, वो स्वतंत्र रूप से इसमें गिरते हैं, जिसके गिरने से क्या बनता है, क्रेटर का निर्माण होता है। क्रेटर क्या होता है, एक प्रकार के गड्ढे होते हैं। जैसे देखिए ये सतह है, गड्ढा कोई उल्कास में गिरा तो उसके टकराने से क्या होगा, एक गड्ढे का निर्माण होगा। अगर पानी रहता तो ये जम के बिल्कुल सागर या महासागर का रूप लेता। ठीक, लेकिन ये क्रेटर है, वहां पे वायुमंडल की उपस्थिति न होने के कारण क्या हुआ, अगर ये वायुमंडल रहता और उल्का अगर कोई उल्का छोटे छोटे पत्थर के आकार, पत्थर के टुकड़े होते हैं जिनका आकार छोटा होता है। ठीक, अगर वो गिरते जैसे पृथ्वी में गिरता तो उसके वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या होता, वो जल जाता, उसमें आग लगती और वो छोटे छोटे रूप में टूट के सतह पे आता, जिसको हम क्या बोलते हैं, उल्कास्म। अस्म यानी पत्थर होता है। ठीक, परंतु यहाँ पे वायुमंडल क्या है, नहीं है। ठीक, तो वायुमंडल के न होने से क्या होगा, बिल्कुल जिस शेप में है वो उसी शेप में गिरेगा। ठीक, और उसे गिरने से क्या होगा, गड्ढों का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं क्रेटर। ठीक, यही सेम क्रिया किसमें होती है, चंद्रमा में होती है। जो आपने चंद्रमा में सुना होगा, चंद्रमा में चांद में दाग है। ठीक, उसे जरूर खूबसूरती से जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो भी एक क्रेटर ही है, बने हुए गड्ढे हैं। ठीक, कल्पना है कवि की। तो ये बात हो गई। और सबसे अत्यधिक गर्म भी रहता है ये प्लेनेट सूर्य के निकट होने के कारण। सेकंड जो है वो क्या, शुक्र है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बनते हैं। पहली बात, शुक्र जो है वो क्या है, ट्विन्स प्लेनेट है। पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी चुका है, ट्विन्स प्लेनेट। इसे क्यों कहते हैं, या फिर जुड़वा ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी के समान है। आकार में तो नहीं, पर पृथ्वी जैसा दिखता है। ठीक, और सेकंड पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो वायुमंडल है उसमें H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। अब H2SO4 क्या होता है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और उसकी डेंसिटी हाई होने से जैसे ही सपोज टू बी ये ग्रह है और इसके चारों ओर H2SO4 के बादल है, ये सन है, जब ये प्रकाश पकड़ा इस पे प्रभावित होगा, यानी जब प्रकाश की किरणें H2SO4 के बादल पड़ेगी तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इससे इसका क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक, तो डेंसिटी हाई होने के कारण प्रकाश का परावर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, जिससे यह क्या दिखता है, चमकीला दिखता है। ठीक, तो ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक, ये भी एक पॉइंट बनता है इसका इंपॉर्टेंट, एग्जाम में, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसलिए इसे सौंदर्य की देवी भी कहते हैं। इसलिए इसे सौंदर्य शुक्र ग्रह को सौंदर्य की देवी भी कहते हैं। ठीक, साथ ही जो एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, इसे भोर का तारा या सांध्य का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांध्य का तारा कहते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक, ये भी एग्जाम में आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट है। H2SO4 के बादल का इसका वायुमंडल पाया जाता है। इसके साथ ही यह सभी प्लेनेटों में हॉटेस्ट प्लेनेट है, अर्थात सबसे गर्म ग्रह है, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक, तो ये हो गई शुक्र की बात। इसमें और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जो कि एग्जाम में आपको पूछे। ठीक, मैं उसी एरिया को बस आपको कंप्लीट करवा रहा हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जनरली ये सब क्वेश्चन जो उपग्रह और ग्रहों से पूछता है, ये व्यापम के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। पीएससी भी इसको टच करता है, परंतु व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी के बारे में। ठीक, पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, लेकिन सभी ग्रहों में इसका स्थान जो है वो है 5वां। ठीक, पृथ्वी नीले दिखाई देती है समुद्र के कारण। ठीक, और इसमें वायुमंडल पाया जाता है, तो इससे क्या होती है, उल्का जो आती है उसके वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या होता है, उष्ममंडल में, स्पेशली उष्ममंडल में वह टकरा के कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है घर्षण के कारण, और इसलिए उसके सतह तक उल्काएं नहीं आ पाती है। ठीक, और पढ़ेंगे पानी की अधिकता के कारण ये नीला दिखाई देता है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन कि यह नीला ग्रह क्यों दिखता है, या इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर होगा पानी की अधिकता के कारण, पानी की अधिकता के कारण। ठीक, और देखते हैं इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने टाइड सुना होगा, ज्वार भाटा कहते हैं हिंदी में। तो उसका कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही
पृथ्वी में जो है महासागरों में ज्वार आते हैं और भाटा आता है जिसे हम टाइड्स कहते हैं। ठीक, तो टाइड्स आने का कारण यही है। अच्छा, उस टाइड्स में सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। और हम चंद्र ग्रहण भी आगे पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की स्थिति। ठीक ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका मंगल। मंगल ग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में कई बार आता है और आगे भी आने के चांसेस है कि मंगल लाल कलर का दिखाई पड़ता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है लोहे के ऑक्साइड के कारण, उसमें उपस्थित लोहे के ऑक्साइड के कारण। ये ऑप्शन में आपके साफ साफ रहेगा कि लाल दिखने का कारण, तो आप क्या मारेंगे? ठीक, लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक, ये मंगल के लाल दिखने का कारण है। इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा डाइमोस। इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डाइमोस, फोबोस और डाइमोस। ठीक, इसके साथ ही इसमें एक निक्स ओलंपिया नामक पर्वत पाया जाता है, निक्स ओलंपिया। आश्चर्य की बात है कि इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना है। यानी माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, इंटू 3 करोगे तो लगभग, अगर बोले हम तो इसको अगर 9,000 मीटर ही माने तो लगभग 27 किलोमीटर या 27,000 मीटर के बराबर है। तो सोचिए कितना ऊंचा पर्वत है वहां पे, निक्स ओलंपिया। और साथ में जो जीवन की संभावना भी इसमें व्यक्त की गई है। ठीक, जीवन की संभावना भी इसमें व्यक्त की गई है। इसके लिए नासा ने 3 और इंडिया ने 1 सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है, एक मिशन पे भेजा है। ठीक, जैसे कि क्यूरोसिटी, सबसे पहला मिशन जो था मंगल के लिए नासा का, वो था पाथफाइंडर। पाथफाइंडर सेकंड था क्यूरोसिटी, और तीसरा था मार्स ओडिसी। ठीक, और इंडिया ने भेजा था मॉम, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, फुल फॉर्म है इसका मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और मंगल पे जल का भी पता लगा रहे हैं। एक झील का भी अभी कुछ दिन पहले ही की न्यूज है कि उसमें एक झील प्राप्त हुई है। ऐसा अंदेशा लगाया कि वो बहुत बड़ी झील थी, वहां पानी की उपस्थिति है। हो सकता है कि आशावादी होना चाहिए इंसान को। नेक्स्ट ग्रह है पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बारे में 4 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है मंगल के लाल दिखने का कारण, ये एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी संभावना है पूछने की। लोहे के ऑक्साइड इसका आंसर है। ठीक, लोहे के ऑक्साइड होने के कारण यह लाल नजर आता है। दूसरा आप देखेंगे इसमें निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, एक ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। यानी माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,850 मीटर। अगर उसका आप 3 गुना करो तो लगभग 27 किलोमीटर या 27,000 मीटर के बराबर एक निक्स ओलंपिया वहां पे पर्वत है। तीसरी बात करें तो इसके उपग्रह हैं 2 जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताते चलूंगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब चीज नहीं पढ़ना है, मात्र एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, ज्ञानी बनने के लिए नहीं। फोबोस एंड डाइमोस। ठीक, चौथी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि जनरली अभी 2-3 साल से एग्जाम में पूछ रहा है, वो है कि जीवन के संभावना के लिए जो जो अभियान भेजे गए मंगल में उनका नाम पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि नासा ने 3 अभियान में भाग लिया है और आपके जो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है उसने 1 भेजा है। ठीक, तो नासा के बारे में पहले जान लेते हैं हम कि नासा ने भेजा है पहला पाथफाइंडर, दूसरा, तीसरा तो मार्स ओडिसी है, दूसरा है आपका क्यूरोसिटी और तीसरा है आपका मार्स ओडिसी। तो नासा ने 3 भेजे हैं, पाथफाइंडर, क्यूरोसिटी और मार्स ओडिसी। इससे गहन जानकारी प्राप्त हुई है और जीवन की संभावना के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। उसी प्रकार इसरो ने मॉम भेजा है। ठीक है, ये बहुत ही सस्ता अभियान था कंपेयर टू नासा, लेकिन मुझे लगता है ऐसे न्यूज के अनुसार ही मैं बोल रहा हूं कि इसने इससे ज्यादा उपलब्धियां हासिल की है। ठीक,
क्योंकि नासा ने भी कई तस्वीरें जो मॉम ने ली थी उसको और इसके अध्ययन को भी नासा ने मंगवाया कि आप हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो बहुत ही गर्व की बात है कि इसरो जो काम कर रहा है, एक तो लागत कम है और इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। मॉम इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक, तो ये हो गई बात मंगल की। ठीक, तो ये बात की हमने किसकी, 4 ग्रहों की। ठीक है, पहला कौन सा है, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ठीक, तो इन चारों में पृथ्वी जो है बड़ा है। ठीक, ये सब उपग्रह जो है चारों के चारों ये पार्थिव उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ये पार्थिव ग्रह क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इन चारों का निर्माण किससे हुआ है, चट्टानों से हुआ है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये 4 है। इसके आगे की कक्षा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बात करेंगे और देखेंगे कि वो जोवियन ग्रह क्यों कहलाते हैं और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स आप इसको लगातार देखते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि निरंतर वीडियो हम डालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाना जो कि ग्रामीण क्षेत्र से और दूरस्थ क्षेत्रों से हैं, जिनको शिक्षा का माध्यम प्राप्त नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से और वो शहर तक आने में असक्षम है। इसलिए ये उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड है वीडियो। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसे कमेंट में पास करें ताकि हम पढ़ के उसमें कुछ और सुधार कर सके अपने वीडियोस में। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चारों ग्रह, अन्य जो बच्चे 4 ग्रह हैं वो पढ़ेंगे और साथ ही में हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं उल्काश्वर। ओके, थैंक यू। Hello guys, subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update on Bang Gyan. Visit our website visualcard.com to purchase complete video series.